बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने मेडिकल फ़िज़िक्स और इंटीग्रेटेड फ़िज़िकल थेरेपी के लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा इंटीग्रेटेड फ़िज़िकल थेरेपी का, और टॉपिक का नेम है सिकल सेल अल्सर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है सिकल सेल अल्सर्स सिकल सेल डिजीज़ वाले पेशेंट्स में ही डेवलप होंगे। सिकल सेल डिजीज़ ऑलरेडी नो हम कि इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज़ में। फर्स्ट टाइम जो है ये डिजीज़ रिपोर्ट की गई थी डॉक्टर जेबी हैरिक ने उन 1910 में रिपोर्ट किया था इसे। इसकी दो टाइप्स होती हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। पेशेंट जिनमें होमोजाइगस करैक्टर होता है उनमें ज़्यादा सीवियर अल्सर्स डेवलप होते हैं। मेल्स इसमें ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अगर हम रेस वाइज देखें तो रेसेस में भी जो ब्लैक्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ये सिकल सेल अल्सर्स सिखाया हुआ है और साथ साइड हम देख सकते हैं लैटरल मिलियोलस के सराउंडिंग में है, मेट्रोइलियोलस इन्वॉल्व हो रहा है। अब हम पैथोजेनेसिस देखेंगे, ये अल्सर डेवलप कैसे होते हैं। ड्यू टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डज नॉट इफेक्ट बट दिस काज आरबीसीज टू डिस्टॉर्ट बिकम रिजिड, दिस रिजल्ट इन डिफॉर्म शेप सेल्स। इसमें जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम्प्रोमाइज्ड नहीं होती, आल्दो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है। लेकिन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसीज जो हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और रिजिड बन जाते हैं। इनकी रिजिडिटी की वजह से शेप डिफॉर्म हो जाती है, सिकल शेप बनेंगे सेल्स। Cells with the sickle shaped increase blood viscosity and become sticky, slowing of the blood flow, clotting, ischemia of the tissues and organs. अब ये जो एबनॉर्मल सेल्स बने हैं, सिकल शेप बनी है, इनकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड जो इनका कैरेक्टर है वो स्टिकी नेचर होते हैं। अब स्टिकी होने की वजह से वो क्या करेंगे, ब्लड फ्लो को और ज़्यादा स्लो कर देंगे, ब्लड स्टेसिस काज करेंगे। ब्लड स्टेसिस होगी तो क्लॉटिंग के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे। क्लॉटिंग फॉर्मेशन जब होगी तो इस्कीमिया ऑफ टिश्यूज़ होगा। इस्कीमिया लीड करेगा ऑर्गन फेलियर को या फिर टिश्यू इन्फार्क्शन को। रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ पेन, टिश्यू डैमेज एंड इवेंचुअली ऑर्गन फेलियर रिजल्ट। अब ऑर्गन फेलियर से पहले क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा जो कि हो सकता है एपिसोड्स की फॉर्म में हो, टिश्यू डैमेज होगा और एट द एंड ऑर्गन फेलियर। Sickle cells have shortened lifespan, so anemia result because these cells are removed from circulation faster than the normal. सिकल सेल एबनॉर्मल शेप होने की वजह से डिस्ट्रॉय अर्ली हो जाते हैं। वैसे तो नॉर्मल लाइफ स्पैन जो आरबीसीज का होता है वो 120 डेज़ होते हैं, लेकिन इनका शॉर्ट होता है, तो ये सर्कुलेशन से जल्दी रिमूव हो जाएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय होने की वजह से हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और पेशेंट एनीमिक होगा। सिकल सेल अल्सर्स इस पिक्चर में हमें दिखाए हुए हैं। नॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स हैं जो कि डिस्क शेप हैं, नॉर्मल शेप इनकी होती है। लेफ़्ट साइड पे जो लेबल हुआ हुआ है, राइट साइड पे जो हमें सिकल शेप नज़र आ रही है, सिकल सेल्स। ये मिक्स्ड है वही सिकल सेल और डिस्क शेप। इनका हम डिफरेंस देख सकते हैं, अपीयरेंस में भी डिफरेंस है। काजेज़ क्या हैं, अब एग्जैक्ट काज ऑफ सिकल सेल अल्सर इज़ नॉट नोन। हमें सिकल सेल डिजीज़ की काज तो पता है लेकिन सिकल सेल अल्सर की काज नहीं पता। अब इन सिकल सेल डिजीज़ वाले पेशेंट्स में ये जो अल्सर्स डेवलप होते हैं मोस्टली इनके जो पीछे काज हमें मिलती है, ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन है, सीवियर एनीमिया है, वार्म टेम्परेचर, वीनस insufficiency, most likely to occur in malleolar area of the lower extremities। इससे पहले ऊपर जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसमें लेटरल मिलियोलस और उसकी सराउंडिंग वाला सारा एरिया इन्वॉल्व हो रहा था। तो इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है वो है मिलियोलर एरियाज। वीनस का हमने पढ़ी थी कि वीनस मोस्टली गेटर एरियाज में डेवलप होते हैं वीनस अल्सर्स। तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिकल सेल अल्सर्स इन द मिनियोलर रीजन, ये बाइलैटरल सिकल सेल अल्सर्स हैं। इनकी अपीयरेंस भी चेंज हो वेनस अल्सर से। डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री में हम पूछ सकते हैं कि आपकी फैमिली में तो किसी को अल्सर नहीं है, या अगर फर्स्ट टाइम ये आपको अल्सर्स डेवलप हुए थे तो इनकी अपीयरेंस कैसी थी, अब कैसी है, पेन की सिवियरिटी पहले कैसी होती थी, अब क्या है, और पर्सनल हिस्ट्री इसमें सारा कुछ आ जाएगा मेडिकल हिस्ट्री में। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमने वाइटल्स चेक करने हैं।
वाइटल्स में भी इम्पॉर्टेंट वन है अनएक्सप्लेन फीवर, मतलब इसमें टेम्परेचर रेज्ड हमें मिलता है ना, पहले भी हमने देखा है कि वार्म टेम्परेचर जो है इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर था। तो अनएक्सप्लेन फीवर इसमें रहता ही है। अनएनलार्ज ऑफ द लिवर सप्लीन में बी enlarged इन अर्ली चाइल्डहुड एज इट इज़ प्राइमरी ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन एंड यूजुअली स्मॉल इन लेटर लाइफ ड्यू टू इस्कीमिक इन्फॉक्शन। सेकेंड चीज़ जो हमने देखनी है वाइटल्स के अलावा, वो है कुछ ऑर्गन्स की इंस्पेक्शन, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, इनकी हमें एनलॉजमेंट मिलती है। वो भी हमें अर्ली चाइल्डहुड में एनलॉजमेंट मिलेगी। रीज़न क्या है कि तब ब्लड फॉर्म हो रही होती हैं क्योंकि इन्हीं ऑर्गन्स में, तो उनके ओवर फंक्शनिंग की वजह से ये ऑर्गन्स एनलार्ज हो जाएंगे। लेकिन ओवर वर्क की वजह से, ऑर्गन फेलियर की वजह से इस्कीमिक इन्फॉक्शन हो जाएगा इन ऑर्गन्स का। हो सकता है कि लेटर लाइफ में इनका साइज़ नॉर्मल से भी कम हो जाए या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। Ulcers are found in lower third of the extremity and usually over the malleoli। ये वही दोबारा साइट का जिक्र हुआ है। अल्सर असेसमेंट, अल्सर को आप स्पेसिफिकली कैसे असेस करती हैं? एग्जामिनेशन ऑफ वुंड बेड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू और फाइब्रस मटेरियल। आई स्लफ, सबसे पहले तो हमने वही ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ देखे हैं जो कि हीलिंग की हमारे पास साइन होता है, हीलिंग साइन। सेकेंड चीज़ है कि फाइब्रस मटेरियल को देखना है, जिसे हमने स्लफ, जिसे स्लफ भी कहते हैं। पेरी अल्सर एरिथमा इसमें होता है। सेलुलाइटिस है, सेलुलाइटिस वही बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है। प्रेजेंस एंड करेक्टर ऑफ ड्रेनेज, ड्रेनेज है नहीं है, अगर है तो करेक्टर क्या है। टेंडरनेस इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, पेन की वजह से हमें पता है सराउंडिंग में टेंडरनेस हो ही जाती है, तो हमने टेंडरनेस को चेक करना है। ये मोस्टली पूरी लोअर एक्सट्रीमिटी में हमें मिलेगी। पेन इन दी अल्सर्स आर सराउंडिंग एरिया, वास्कुलर एग्जामिनेशन हमने चेक करना है। डोर्सल पेडालिस एंड पोस्टीरियर टिबियालिस पल्सेस को चेक करेंगे। हम क्यों चेक करते हैं वेसल्स को? ताकि हम पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ को इससे डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर तो कोई आर्टीरियल डिजीज़ होगी, आर्टीरियल इंसफिशेंसी होगी, तो पल्सेस हमें नहीं मिलेंगी, लेकिन इनमें पल्सेस नॉर्मल होंगे। लैब्स हम कौन से कराते हैं? लैब्स फॉर सिकल सेल अल्सर्स, वही लोअर एचपी लेवल है। जब हम सीबीसी करवाएंगे तो सीबीसी पे हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से कम मिलेगा। हायर एलडीएच है, एक जो कि हमारे पास एंजाइम होता है, बिलीरुबिन इसमें ज़्यादा मिलता है आरबीसीज के ब्रेकडाउन की वजह से। एस्पार्टेट, ट्रांसमाइनेज एंड रेटिकुलोसाइट्स, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रही है और रेटिकुलर सिस्टम जो है हमारा एक्टिवेट हो रहा है। देन दी पेशेंट्स विद द सिकल सेल अल्सर्स हु डू नॉट हैव दी अल्सर्स, ये सारी जो फाइंडिंग है हमें मिलेगी उन पेशेंट्स में जो सिकल सेल डिजीज़ प्लस अल्सर के साथ हैं। लेकिन जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिकल सेल डिजीज़ है, उनमें ये फाइंडिंग्स हमें नहीं मिलेंगी। चेंजेस आल्सो अकर इन द स्किन बिकॉज रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई मेक द स्किन मोर susceptible to minor trauma and slow healing, especially skin over the malleolus। अब इसकी वजह से सिकल सेल डिजीज़ वालों की वजह से स्किन चेंजेस भी मिलती हैं। स्किन की भी ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है, तो माइनर ट्रॉमा भी लीड करता है स्किन अल्सर को। या फिर अगर एक दफ़ा स्किन अल्सर बन जाए तो इसकी वजह से क्योंकि ब्लड फ्लो ही कम है, ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ कम है, तो स्लो हीलिंग होगी। बाकी जो हम लैब्स करा सकते हैं, सीबीसी है, सिकल प्रेप है, एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, वुंड कल्चर है। सिकल प्रेप में तो हम यही सिकल की शेप देखते हैं, आरबीसीज नॉर्मल शेप के हैं या नॉर्मल शेप के हैं। एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एचपी को देखते हैं। एचपी हीमोग्लोबिन एडल्ट, हीमोग्लोबिन एफ जो हमारे पास विटालिस होता है, और हीमोग्लोबिन एस जो है वो कितनी कितनी परसेंटेज में है। वुंड कल्चर में हम देखेंगे कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये ओपन वुंड होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। फिर हम उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। इन्फेक्शन एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस, दे आर प्रोन टू डेवलप सैल्मोनेला ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन फर्दर लीड कर सकता है डीपली हमारी बोन्स को। जब भी बोन्स इन्वॉल्व होंगी तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब बोन का जो इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल है। फॉर दीज इन्फेक्शन एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस, तो बोन के इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिकली जो हम इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे वो एक्सरेज हैं, बोन स्कैन है, बोन बायोप्सी है, बोन कल्चर है, और एमआरआई भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। पेन, सिकल सेल अल्सर्स आर एक्सट्रीमली पेनफुल। Evaluation and treatment of the patient's pain should be top priority and should be the first step in instituting therapy।
एक जो इसमें हॉलमार्क है वो यही है कि सिकल सेल अल्सर्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हमने पेन को ही एवेलुएट करना है और ट्रीट करना है। तो पेन ट्रीटमेंट के लिए हम टॉपिकल लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं, जैसे एमला करीम है। ये लोकल एनेस्थेटिक का मिक्सचर ही है जिसमें एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है। लीडोकेन सोल्यूशन यूज़ फॉर दिस पर्पस। एमला क्रीम के अलावा हम लीडोकेन सोल्यूशन, ये भी हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ाइलोकैन ऑइंटमेंट, ज़ाइलोकैन ये भी हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है। तो ये भी ऑइंटमेंट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, इसे यूज़ करते हैं। या फिर रीजनल मेडिकेशंस हैं आर आल्सो यूज्ड फॉर पेन मैनेजमेंट। ये एमला क्रीम हो गई वही, जो कि मिक्सचर है हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स का। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल अल्सर्स। अब पेन तो हमारा ट्रीट हो गया ना, पेन के अलावा बाकी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल अल्सर्स कैन बी चैलेंजिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग. Most interesting finding about it that most ulcers heal without prolonged rest. Obviously, it is not a practical therapy as extensive hospitalization is no longer possible and complete bed rest at home is not realistic. अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, एक हमने पेन के लिए तो दी ही है ना, जब पेशेंट को पेन नहीं है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ रेस्ट सजेस्ट कर दें तो ये अल्सर्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंप्लीट रेस्ट या तो हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से पॉसिबल होता है या फिर घर पे। तो ये दोनों चीज़ें नहीं है। अगर हॉस्पिटल स्टे हमारा प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो वो पेशेंट के लिए फिनेंशियली अफोर्डेबल नहीं होगा। सेकंड, अगर वो घर पे आ जाता है तो घर पे भी कम्प्लीटली रेस्ट नहीं कर सकता। द बेसिक गुड वुंड केयर इंक्लूड, तो वुंड केयर के लिए जो फर्दर हमारे पास ऑप्शन है, डिब्राइटमेंट है, वही डेड टिश्यूज़ को रिमूव करना, अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है। और लास्ट पे हम क्या करेंगे, मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि जो हमारा हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। These ulcers are so painful, so the major concern at the start of treatment is to control pain. अब पेन के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं लोकल एनेस्थेटिक्स जो जो यूज़ हो रहे थे। Wet to dry dressing and moist dressing used preferably for these patients. Silver dressing become popular in the treatment of the wound with bacterial burden, critical colonizations or with the frank infection. अब इसके लिए जो हमारे पास बेस्ट ड्रेसिंग है, वेट टू ड्राई। पीछे भी हमने पढ़ा है कि हमने मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ताकि हमारी हीलिंग जो है वो इनिशिएट हो सके। तो इसके लिए जो ड्रेसिंग यूज़ की जाती है सिल्वर ड्रेसिंग है। सिल्वर ड्रेसिंग हमारे पास जो है, एक तो मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, सेकंड ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखती है, एंटीबायोटिक्स इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इसको हम यूज़ करते हैं वही बैक्टीरियल बर्डन, जब कल्चर से ये चीज़ हमारे कंफर्म हो जाए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब हम सिल्वर ड्रेसिंग यूज़ करेंगे। या फिर फ्रैंक इन्फेक्शन में जो हमारे पास हमारे पास होता है यूटीआई, लोअर यूटीआई है ये। इफ़ एक्सेसिव ड्रेनेज इज प्रेजेंट, अ सिल्वर एलिजिनेट हाइड्रोकोलाइड आर फॉर्म माइट बी इंडिकेटेड। ड्रेनेज अगर तो वो से ऑलरेडी एक्सेसिवली हो रही है तो हमें वेट ड्रेसिंग यूज़ नहीं करनी। तब हम वेट ड्रेसिंग को रिप्लेस करेंगे सिल्वर एलिजिनेट से, हाइड्रोकोलाइड और फोम। इनको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इफ़ वोंट गेट इन्फेक्टेड, टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल कैन यूज़। ओरल आर IV antibiotics are indicated only if the patient has leukocytosis, cellulitis और फीवर। अब इसमें मोस्टली जो है इन्फेक्शन के चांसेस होती ही हैं क्योंकि ओपन वुंड है। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो हम टॉपिकल ही यूज़ करते हैं एंटीमाइक्रोबियल मेडिकेशंस। ओरली और IV हम कब देंगे पेशेंट्स को, जब ल्यूकोसाइटोसिस होगा, सेलुलाइटिस है या फिर फीवर है, जब हमें सिस्टेमिक सिस्टम मिल रही है। सेलुलाइटिस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्किन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल्स होता है। ये सिल्वर एलिजिनेट ड्रेसिंग जिसका एंटी बैक्टीरियल है एक्शन, और साथ ही क्या है कि एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। सिल्वर ड्रेसिंग है हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग। अदर थेरेपीज़ इनके अलावा जो हम यूज़ कर सकते हैं, ओरल जिंक सल्फेट है, जिंक ऑक्साइड इम्प्रेगनेटेड on a boots applied to the lower extremity and covered with the elastic wraps, especially beneficial in patients with edema.
नाम से पता चल रहा है अनाबूट्स का थोड़ा सा जो एक्शन होगा वो कंप्रेशन वाला होता है। तो कंप्रेशन हम कब देते हैं, जब लोअर एक्सट्रीमिटी में एडिमा होता है। तो ये अनाबूट्स अप्लाई करने के बाद हम इलास्टिक रैप ऊपर कर देते हैं ताकि एडिमा जो है वो सबसाइड हो जाए। टॉपिकल ग्रोथ फैक्टर जिसमें हम मोलग्रामोटिज्म देते हैं, ये टॉपिकली ही है फैक्टर जो इंड्यूस किया जाता है वुंड साइट में ही, और कॉम्बिनेशन ऑफ एल मिथाइल फोलेट है, पेरिडोक्सिकल एफ फोलेट है एंड मिथाइल कोबालामीन है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिकल सेल डिजीज़ और सिकल सेल अल्सर्स वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो एनीमिक होते हैं। तो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम ये फोलेट देंगे। मिथाइल फोलेट है, पेरिडोक्सिकल 5 फोलेट है या फिर मिथाइल कोबालामीन है। नेचुरल हनी है, स्टीरिलाइज्ड हनी प्रोडक्ट जैसे हमारे पास है लाइन म्यूनिका हनी। तो नेचुरल हनी भी हमारे पास एंटीबैक्टीरियल है और ये हीलिंग को प्रमोट करती है। प्रोटीएस मॉड्यूलेटिंग एजेंट्स हम देंगे ताकि जो प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो हमारे पास इन्हांस हो सके। हाइड्रोक्सी यूरिया है, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट है, पिंच ग्राफ्ट है या फिर ट्रांसफ्यूजन थेरापीज़ हैं। अगर तो हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा डैमेज हो चुकी है तो फिर हम ग्राफ्टिंग की तरफ जाएंगे, ग्राफ्ट भी लगा सकते हैं या फिर ट्रांसफ्यूजन थेरेपीज़। कि अगर सर्कुलेशन पेशेंट शॉक में है, ब्लड बहुत कम है, जैसे हमने पढ़ा है एनीमिक होता है, अब एनीमिक में सर्कुलेशन में जो हीमोग्लोबिन है वो भी तो कम हो जाएगा, हो सकता है हमें ट्रांसफ्यूजन भी करनी पड़े। अनाबूट्स है ये विद थेरेपी, अनाबूट्स और इसके ऊपर जो इलास्टिक रैप है वो लगी हुई है। मोलग्रामोटिज्म है, जी हमारे पास ग्रोथ फैक्टर है। आईवी आर्जिनिन ब्यूटाइरेट, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन। नाम से पता चल रहा है नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी में एक्सेसिव ड्रेनेज जब होता है तो हम एक्सेसिव ड्रेनेज को वही कम करते हैं ताकि जो वुंड का बर्डन है वो कम हो और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सके। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी में इस्कीमिया को ट्रीट किया जाता है हाइपरबारिक ऑक्सीजन देकर ताकि इस्कीमिया जो है वो ट्रीट हो और अल्सर्स की जो हीलिंग है वो स्टार्ट हो सके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन ये भी हम हीलिंग पर्पस के लिए देते हैं। सिकल सेल अल्सर्स विल रिस्पॉन्ड बेटर टू एनी थेरेपी इफ़ सिकल सेल डिजीज इज़ अंडर कंट्रोल। तो ये जितनी थेरेपीज़ भी हमने दी हैं ये बेनिफिशियल कब होंगी, जब सिकल सेल डिजीज़ कंट्रोल में होगी। अगर तो डिजीज़ ही अनकंट्रोल्ड है तो सिकल सेल अल्सर्स में हम जितनी भी थेरेपीज़ देंगे वो बेनिफिशियल नहीं होगी। प्रिवेंटिंग सिकल सेल अल्सर्स, अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि गुड स्किन केयर इंक्लूडिंग कीपिंग द स्किन मॉइस्चराइज्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकंड है प्रिवेंटिंग ट्रॉमा टू द लोअर एक्सट्रीमिटी, फॉर एग्जांपल यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट्स टू अवॉइड इंसेक्ट बाइट्स। Watch for the signs of swelling in the lower extremity. Edema is the single most common occurrence prior to the reoccurrence of an अल्सर्स। वेयर स्पोर्ट होज इलास्टिक रैप ताकि एडिमा को कंट्रोल किया जा सके। सीक मेडिकल केयर प्रॉम्प्टली फॉर एनी माइनर इंजरीज टू द एक्सट्रीमिटीज़। अगर कोई भी माइनर इंजरी हुई है तो फ़ौरन आपने मेडिकल केयर लेनी है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं हमारे इसी टॉपिक से ही रिलेटेड विच इज़ नॉट करेक्ट। तो अल्फ़ा है हमारे पास सिकल सेल डिजीज़ इज़ इनहेरिटेड डिजीज़ ऑफ ब्लड एचपी मॉलिक्यूल। ये तो हमने देखा है एचपी की बीटा चेन में जो है अमाइनो एसिड्स की प्लेसमेंट चेंज होती है। ये स्टेटमेंट ठीक है। सिकल सेल डिजीज़ इज सीन प्राइमरली इन द ब्लैक इंडिविजुअल, ये भी हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि ब्लैक ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और मेल्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इंडिविजुअल्स विद heterozygous SCD आर हायर रिस्क फॉर डेवलपिंग एन अल्सर। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा था कि होमोजाइगस के साथ ज़्यादा सीवियरिटी हमें देखने को मिलती है। और लास्ट पे है द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ एसिडिटी इज सीन व्हेन एन इंडिविजुअल इनहेरिट एन एबनॉर्मल एचपी जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। तो जब बोथ पेरेंट्स से वो इनहेरिट करेगा वही होमोजाइगस कंडीशन ही प्रोड्यूस होगी। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमारे पास 4 नहीं बनेगी। सेकेंड है हमारे पास सिकल सेल अल्सर्स आर मोस्ट लाइकली टू डेवलप इन मेल्स विद एससीडी। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो ये ट्रू है क्योंकि मेल्स इसमें ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। विच सिग्नल्स दैट पेशेंट विद द एससीडी माइट अल्सरेटेड, इसमें से कौन सा सिग्नल है जो कि इंडिकेट करेगा एससीडी को। एससीडी में अल्सर को एडिमा है HB1C ऑफ 7,
एब्सेंस ऑफ फीवर, रेजोल्यूशन ऑफ पेन इन दी लंग्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो एडिमा बन रहा है। साइन, अच्छा फोर्थ है हमारे पास, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ एवेलुएशन ऑफ द पेशेंट विद सिकल सेल अल्सर्स। इसमें से कौन सा एवेलुएशन पार्ट नहीं है? हिस्ट्री इंक्लूडिंग फैमिली हिस्ट्री, जीपी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, असेसमेंट ऑफ वुंड बेड्स एंड पल्सेस है, या फिर बोन स्कैन। ये बोन स्कैन है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ नहीं करेंगे एवेलुएशन के लिए? बोन स्कैन, क्योंकि बोन स्कैन हम तब कराते हैं जब ओस्टियोमाइलिटिस हो। जनरली अगर सिकल सेल अल्सर्स है तो उसमें हम बोन स्कैन नहीं कराएंगे। लास्ट है हमारा, कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट विद सिकल सेल अल्सर्स कुड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट में कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होगी? रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डाइटरी आयरन इनटेक, बेड रिटर्न ऑफ द बेड डिब्राइटमेंट ऑफ द अल्सर्स, वोन पेन मैनेजमेंट है, कंप्रेशन मोडेलिटीज़ है। तो कंप्रेशन मोडेलिटीज़ भी हम यूज़ करते हैं, वोन पेन मैनेजमेंट भी जो हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी होती है, डिब्राइटमेंट भी करते हैं अगर तो डेड टिश्यू ज़्यादा है। अल्फ़ा जो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइटरी आयरन इनटेक, ये हम नहीं करते। अल्फ़ा इसका होगा। ये हमारे पास आंसर्स हैं 5 MCQs जो डिस्कस किए हैं। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है विद MCQs। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।